हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आफ्ताब खान और आप मुझे देख रहे हैं आफ्ताब खान के चैनल पर। तो जैसा कि गाइज आप सभी लोग जानते हैं, हमारा चैप्टर चल रहा था सेट, जो कि क्लास 11th का चैप्टर है, जिसमें हमने एक लेक्चर अपलोड कर लिया था और उस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था कि सेट क्या होते हैं। सेट के इंट्रोडक्शन के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो आज लेक्चर नंबर सेकेंड है, जहाँ पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। क्या डिस्कस करने वाले हैं? रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। तो देखिए, क्लास 11th का मैथमेटिक्स का है और चैप्टर नंबर फर्स्ट है, जिसका नाम है सेट। तो आज का जो है टू डे टॉपिक क्या है हमारे पास? रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। क्या डिस्कस करने वाले हैं? रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। अब देखिए गाइज, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट, तो सेट क्या होते हैं उसके बारे में हमने इंट्रोडक्शन कहाँ पर देख लिया था? लेक्चर नंबर फर्स्ट के अंदर। तो अगर गाइज आपने हमारा लेक्चर नंबर फर्स्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर के लेक्चर नंबर फर्स्ट देख लीजिए। उसके बाद अगर आप लेक्चर नंबर सेकेंड देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो गाइज देखिए, लेक्चर नंबर सेकेंड है ये। तो देखते हैं आज के लेक्चर के अंदर क्या है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट है, तो यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है, द सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय टू वेज। एक सेट को दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। पहला तरीका कौन सा है? रोस्टर और टेबुलर मेथड। मतलब सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है? रोस्टर और टेबुलर मेथड से। अब ये रोस्टर क्या होता है, टेबुलर मेथड क्या होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे। सेकेंड तरीका कौन सा है? सेट बिल्डर मेथड, या हम इसको कहते हैं प्रॉपर्टी मेथड। दूसरा तरीका है सेट बिल्डर मेथड से, या फिर हम इसको कहते हैं प्रॉपर्टी फॉर्म। प्रॉपर्टी मेथड से हम किस तरीके से सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सेट को रिप्रेजेंट करने का ये दो तरीके। सेट क्या होते हैं? अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ अ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ सेट, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर देखा है। तो प्रीवियस लेक्चर को देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इस लेक्चर को समझने से पहले, क्योंकि अगर इंट्रोडक्शन क्लियर नहीं होगा तो आगे आने वाले लेक्चर आपको समझ में नहीं आएंगे। तो अगर आगे आने वाले लेक्चर आपको अच्छे से समझने हैं तो इंट्रोडक्शन को देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए गाइस आगे चलते हैं। तो हम देखने वाले हैं रोस्टर और टेबुलर मेथड क्या है। रोस्टर मेथड या और टेबुलर मेथड कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? डेफिनेशन देखिए, इन दिस मेथड द एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर लिस्टेड एंड इनक्लोज इन कर्ली ब्रैकेट्स। यानी कि कहने का मतलब यह है कि इस मेथड के अंदर, इन दिस मेथड यानी इस मेथड के अंदर, द एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर लिस्टेड एंड इनक्लोज इन कर्ली ब्रैकेट्स। यानी कि इस मेथड के अंदर एलिमेंट्स को हम किस में लिखेंगे? एलिमेंट्स की लिस्ट बनाएंगे और उस लिस्ट को हम एक कर्ली ब्रैकेट्स में लिखेंगे। अब कर्ली ब्रैकेट्स कैसा होता है गाइस? कर्ली ब्रैकेट्स कुछ इस तरीके का होता है। इस तरीके के जो ब्रैकेट्स होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? कर्ली ब्रैकेट्स कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं, दैट इज, जैसे कि ये 1 2 3 है, तो 1 2 3 को मैंने कैसे लिखा है? कर्ली ब्रैकेट्स में। तो इस प्रकार के जो ब्रैकेट्स हमें दिखते हैं वो हमारे पास कैसे होते हैं? कर्ली ब्रैकेट्स होते हैं। कैसे ब्रैकेट्स होते हैं गाइस? कर्ली ब्रैकेट्स होते हैं। अब यहाँ पर देखिए, कीप इन माइंड दैट इन दिस मेथड वी विल यूज कर्ली ब्रैकेट ओनली। हमें ध्यान रखना है कि इस प्रकार के मेथड में हम हमेशा कैसे ब्रैकेट्स का यूज करेंगे? कर्ली ब्रैकेट्स का यूज करेंगे गाइस। कैसे ब्रैकेट्स का यूज करेंगे? कर्ली ब्रैकेट्स का यूज करेंगे। अब देखिए, एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय कोमास, और हर एक एलिमेंट्स को हम कोमा के द्वारा सेपरेट करेंगे। जैसे कि ये देखो 1 लिखा, फिर कोमा लगाना है, फिर हमें क्या लिखना है? 2 लिखना है, फिर कोमा लगाना है, 3 लिखना है। इस प्रकार से हम कॉमा को लगा करके हर एक एलिमेंट को क्या करेंगे? सेपरेट आउट करेंगे। ओके, कॉमा का यूज करेंगे हर एक एलिमेंट को अलग अलग बताने के लिए। किसका यूज करेंगे? कॉमा का यूज करेंगे। तो ध्यान रखना है इस बात का। अब देखिए, डू नॉट रिपीट एनी एलिमेंट इन द लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स। यानी कि हमें जब सेट के अंदर एलिमेंट्स को लिखते हैं तो किसी भी एलिमेंट को 2 बार नहीं लिखा जा सकता। कोई भी एलिमेंट एक बार ही लिखा जाता है। जैसे कि 1 है तो 1 को बताना है तो 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, तो एक बार 1 आ चुका है तो हम वापस से 1 नहीं लिखना है, एक बार ही 1 लिखना है। एक बार हमने 1 लिख दिया तो वापस से हम 1 रिपीट नहीं करना है। 2 को एक बार लिख दिया तो 2 बार 2 नहीं लिखना है। 3 को एक बार लिख दिया तो 2 टाइम्स या 3 टाइम्स 3 को नहीं लिखना है। कोई भी एलिमेंट एक बार ही आ जाएगा। तभी तो डेफिनेशन क्या है? अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ अ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। यानी कि डिस्टिंक्ट यानी अलग अलग ऑब्जेक्ट का कलेक्शन। ऐसा नहीं कि एक ऑब्जेक्ट को हम 2 बार उस सेट के अंदर लिख दें, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ओके, अब देखिए 5 वाला पॉइंट क्या है? एलिमेंट्स कैन बी रिटन इन एनी ऑर्डर। यानी एलिमेंट्स को हम किसी भी ऑर्डर के अंदर लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा 1 2 3, तो 1 2 3 लिखा और 1 2 3 कॉमा लगा दिया हमने, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 3 1।
हम किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, सेट तो इक्वल ही रहेगा, चाहे हम किसी भी ऑर्डर में लिखे, चाहे हम 1 2 3 लिखे या 3 2 1 लिखे या 2 3 1 लिखे या 3 1 2 लिखे, किसी भी ऑर्डर में लिखे सेट की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती, सेट हमेशा इक्वल ही रहते हैं। इसमें ऑर्डर जो है वो हमारे पास मायने नहीं रखता है, ठीक है, किसी भी ऑर्डर में हम इसको लिख सकते हैं। चलिए गाइस आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे रोस्टर और टेबुलर फॉर्म में एग्जाम्पल की। एक एग्जाम्पल के थोड़ा समझेंगे। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या कहता है, सेट ऑफ वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट का सेट हमें लिखना है, तो सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन होगा इंग्लिश अल्फाबेट का सेट का, सेट ऑफ वॉवल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट का सेट क्या होता है, आपको पता है इंग्लिश अल्फाबेट कौन से होते हैं, इंग्लिश अल्फाबेट में वॉवल्स क्या होते हैं, वॉवल्स का सेट लिखना है, तो वॉवल्स क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो ए ई आई ओ यू को हम किस में लिख देंगे, सेट के अंदर लिख देंगे। तो इस तरीके से गाइस इसका सेट होगा कर्ली ब्रैकेट्स। ये जो ब्रैकेट्स यहाँ पर दिख रहे हैं आपको, ये इस ब्रैकेट्स को क्या कहते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स कहते हैं, और इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, ए ई आई ओ यू। तो ए ई आई ओ यू हमारे पास क्या होते हैं, इंग्लिश अल्फाबेट के वॉवल्स होते हैं। तो इसको हमने कर्ली ब्रैकेट्स में लिख दिया है और ये हमारे पास इंग्लिश अल्फाबेट के वॉवल्स हो गए हैं। तो ये हमारे पास सेट रिप्रेजेंटेशन हो गया है, और इस सेट रिप्रेजेंटेशन को हम कहते हैं रोस्टर या टेबुलर सेट रिप्रेजेंटेशन मेथड। ये रोस्टर मेथड है गाइस, कौन सा मेथड है, रोस्टर मेथड है। दूसरा बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की। एग्जाम्पल नंबर 2 है द सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10। हमारे पास एक सेट है जो कि नेचुरल नंबर का सेट है, और नेचुरल नंबर का सेट होने के कारण से इसमें वो सारे एलिमेंट हैं जो कि 10 से छोटे हैं, 10 से क्या है, छोटे हैं। तो गाइस आपको पता होगा, छोटी क्लास में पढ़ा होगा, 10th में 9th में पढ़ा होगा कि नेचुरल नंबर का सेट क्या होता है, नेचुरल नंबर का सेट होता है कि 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 और इनफाइनाइट तक जाते हैं, इनफाइनाइट तक जाते हैं। ये सारे के सारे नंबर हमारे पास नेचुरल नंबर कहलाते हैं, और इन सारे के सारे नेचुरल नंबर को जब हम इस सेट के अंदर लिख देते हैं तो उसे हम नेचुरल नंबर का सेट कहते हैं, जो कि हमने प्रीवियस क्लास के अंदर भी पढ़ा है। इन्होंने कहा है कि द सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10, हमें उन सारे नेचुरल नंबर का सेट बनाना है जो कि 10 से छोटे हैं, 10 से क्या है, छोटे हैं। तो वो कौन से होंगे, तो हम लिख सकते हैं द सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10 कौन कौन से होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि 9 तक ही होगी, क्योंकि 10 तो 10 के इक्वल है, लेकिन लेस देन 10 है, लेना है नेचुरल नंबर। तो क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कर्ली ब्रैकेट में लिख दिया। तो इस प्रकार का जो सेट रिप्रेजेंटेशन होता है उसे हम रोस्टर या टेबुलर मेथड कहते हैं। क्लियर है गाइस, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। तो इस तरीके से हम रोस्टर और टेबुलर मेथड को समझते हैं। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं सेट बिल्डर मेथड की, या हम इसको दूसरा नाम क्या है, इसका प्रॉपर्टी फॉर्म है। सेट बिल्डर मेथड या हम इसको कहते हैं प्रॉपर्टी फॉर्म, बहुत ही ज्यादा इजी है। देखिए एक्सप्लेनेशन क्या होगा, इसका डेफिनेशन क्या है, इन दिस मेथड वी रिप्रेजेंट द सेट बाय राइटिंग द एक्स सिंबल फॉर द एलिमेंट्स इन द कर्ली ब्रैकेट्स मेंटेनिंग देयर प्रॉपर्टी पी ऑफ एक्स। अब क्या है ये देखिए, देखिएगा इस तरीके से इसका सेट रिप्रेजेंटेशन होता है एक्स, और ये जो लाइन है इसको कहते हैं सच दैट, जहां पर पी ऑफ एक्स यानी प्रॉपर्टी है, यानी कि इसका रूल लिखा हुआ है कि कौन कौन से एलिमेंट इसके अंदर आएंगे। एक्स यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है एलिमेंट्स को, किसको, एलिमेंट्स को। एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर एलिमेंट्स, लिखा हुआ है एक्स सिंबल फॉर द एलिमेंट्स। एक्स सिंबल जो है वो एलिमेंट्स के लिए आया है, और पी ऑफ एक्स किसके लिए आया है, प्रॉपर्टी के लिए, यानी कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे एक्स के लिए, वो प्रॉपर्टी कौन कौन सी फॉलो होगी जो एक्स यहाँ पर फॉलो करेगा और उनको लिखा जाएगा। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये जो लाइन है इसको ऐसे लिख सकते हैं डबल डॉट से। तो ये भी क्या हो सकता है, सच दैट, इसका मतलब क्या होता है, सच दैट, जहां पर एक्स क्या है वो बताना है। एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। एग्जांपल है सेट ऑफ वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो सेट ऑफ वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट में हमने रोस्टर फॉर्म पढ़ा था, ए ई आई ओ यू को कर्ली ब्रैकेट में लिख दिया और रोस्टर फॉर्म इजीली हो गया। अब हम बात करने वाले हैं सेट बिल्डर फॉर्म में हम इसको कैसे लिखेंगे। तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो आइए देखिए सॉल्यूशन हम कैसे लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म का। तो इस तरीके से लिखेंगे, एक्स डबल डॉट का मतलब होता है सच दैट, डबल डॉट का मतलब क्या होता है, सच दैट, जहां पर एक्स क्या है, सच दैट का मतलब होता है जहां पर एक्स, सच दैट एक्स इज द वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। हमने यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी लिख दी है, तो ये हमारे पास क्या है, इसकी प्रॉपर्टी है पी ऑफ एक्स। पी ऑफ एक्स क्या है, इसकी प्रॉपर्टी, यानी एक्स बेसिकली है क्या, एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है इंग्लिश अल्फाबेट के वोवेल्स को। तो हम यहाँ पर इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया, यानी कि ए ई आई ओ यू को रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका है, वो है सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म के फॉर्म में हमने इसको इस तरीके से लिख दिया है,
सेकंड एग्जांपल हम देखते हैं, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब सेट ऑफ नेचुरल नंबर में आप देख सकते हैं किस तरीके से इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का तरीका इस तरीके से, x सच दैट x बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन 10। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं, क्योंकि 10 से छोटे सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, तो 10 से छोटी प्राकृत संख्या है, तो हमारे पास देखिए x लिखा हुआ है, x फिर सच दैट, x कहां से आ रहा है, नेचुरल नंबर से आ रहा है, लेकिन सारे के सारे नेचुरल नंबर x नहीं है, और वो x की एक और प्रॉपर्टी है कि x लेस देन 10 है। तो इस तरीके से कौन कौन से आ सकते हैं नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 10 नहीं आएगा क्योंकि 10 से तो क्या है, छोटा है, इसलिए यहाँ पर हम सेट बिल्डर फॉर्म की इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। तो चलिए गाइस आगे चलते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास सेट 1 2। अब ये कैसी फॉर्म है सेट की, रोस्टर फॉर्म है, क्योंकि यहाँ पर x सिंबल एलिमेंट के लिए यूज होता है लेकिन x यूज नहीं हुआ, p ऑफ x जैसी प्रॉपर्टी टाइप को लिखी हुई नहीं है। तो आइए देखते हैं गाइज इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरीके से लिख सकते हैं। तो सॉल्यूशन है, हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, x सच दैट x इज लेस देन 3 एंड x बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, यानी कि x जो है वो हमारे पास एलिमेंट के लिए, एलिमेंट कैसा है, वो लेस देन 3 है, कैसा है, लेस देन 3 है, 3 से छोटा है, 1 और 2 दोनों 3 से छोटे होते हैं, और x जो है कहां से आ रहा है, नेचुरल नंबर से आ रहा है। तो इस तरीके से हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। अब गाइस आप सोच रहे होंगे क्या सेट बिल्डर फॉर्म में केवल एक ही तरीका है लिखने का, नहीं, किसी भी सेट बिल्डर फॉर्म में सेट को लिखने का कोई यूनिक वे नहीं होता है, इसके डिफरेंट टाइप के वे होते हैं सॉरी, डिफरेंट टाइप के अलग अलग तरीके से भी हम लिख सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं, इस तरीके से, जैसे कि x सच दैट x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि x क्या है, इस जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है, इसके रूट्स हैं। अगर मैं इसके रूट्स फाइंड आउट करूं, जैसे कि आपने छोटी क्लासों के अंदर पढ़ा होगा 10th क्लास के अंदर, तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, विद द हेल्प ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो आपको क्या मिलेगा, जैसे कि मैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करता हूं, तो इसको स्प्लिट करता हूं मैं, तो इस तरीके से ये स्प्लिट हो जाएगा, फिर इस तरीके से स्प्लिट हो जाएगा, फिर यहाँ से अगर मैं x कॉमन लेता हूँ, तो x मैंने कॉमन ले लिया, तो ये हो गया x माइनस 2, और यहाँ से मैं -1 कॉमन लेता हूँ, तो यहाँ से हो गया x माइनस 2। तो इस तरीके से जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ स्टूडेंट, तो ये हो जाता है x माइनस 2 कॉमन ले लेता हूँ, और ये हमारे पास हो जाता है x माइनस 1, और ये x माइनस 1 हो जाता है इज इक्वल टू 0 हो जाता है। तो अगर मैं दोनों को केस 1 और केस 2 लूँ, तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 लूँ, तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 2 हो जाता है। और उसी तरीके से अगर मैं x माइनस 1 लूँ, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 लूँ, तो x इज इक्वल टू 1 हो जाता है। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है, 1 और 2 आ जाती है, जो कि इस सेट के अंदर लिखी हुई है। तो इस तरीके से भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि x सच दैट x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि x क्या है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं, उसका सॉल्यूशन है। तो इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं। तो कोई यूनिक वे नहीं है सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का, बहुत तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है गाइस। अब देखिए मैं इस तरीके से नहीं लिख सकता, जैसे कि यहाँ पर x सच दैट x लेस देन एंड इक्वल टू 2, x इज लेस देन एंड इक्वल टू 2, ये तो सही है, यानी कि 2 के इक्वल या 2 से छोटा, लेकिन x बिलोंगिंग टू w यानी होल नंबर। होल नंबर कौन से होते हैं गाइस, आपको पता होगा, होल नंबर वो होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं, 0 1 2 और इनफाइनाइट। लेकिन हम इस तरीके से इसको नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, रीजन क्या है, क्योंकि होल नंबर में 0 भी आता है और 2 से छोटा तो 0 भी होता है, तो इस सेट के अंदर 0 भी आ जाएगा, लेकिन हमारे पास गिवन सेट है उसके अंदर तो 0 है ही नहीं, तो इस तरीके से हम इसको नहीं लिख सकते हैं। तो नॉट पॉसिबल है, ये केस कैसा है, नॉट पॉसिबल। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि ये नॉट पॉसिबल है, इस तरीके से हम इसको नहीं लिख सकते हैं। तो गाइज अगर आप, आई होप गाइज आपको ये समझ में आ चुका होगा, आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा कि हम किस तरीके से सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं, एक तो होता है रोस्टर मेथड या इसको हम कहते हैं टेबुलर मेथड, और दूसरा होता है सेट बिल्डर मेथड या इसको कहते हैं हम प्रॉपर्टी फॉर्म। तो गाइज इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आई होप गाइज आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर आपको आज का लेक्चर समझ में आया है और वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो जल्दी से जल्दी मिलते रहे। तो ठीक है गाइज, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू गाइज।